एक नवाब की पुरइसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफरत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 23। मैं बार बार पीछे देखता था। कुछ दूर आकर मुझे फजी दरवाजे से निकलती हुई नजर आई। मैं रुका नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और वो मुझसे आन मिली। रुकना नहीं, उसने कहा, चलते रहें, रुकेंगे तो शक होगा। अंदर क्या बताया है? दस्तक किसने दी थी? मैंने पूछा। कहा था बेकारी है, फजी ने कहा। बड़ा अच्छा बहाना करके आई हूं, 2 घंटे तुम्हारे साथ रह सकती हूं। तुम मुझे देखकर हैरान रह गए थे। मैंने तो यकीन ही नहीं किया था कि ये तुम हो, मैंने कहा। मैंने देखते ही यकीन कर लिया था कि ये तुम हो, फजी ने कहा। ये यकीन तो मेरे दिल में समाया हुआ था कि तुम कहीं ना कहीं जरूर मिल जाओगे। वो तो तुम्हारे सामने मुझे गुलशन को उस कैद खाने में ले गए जहां से कभी कोई जिंदा नहीं निकला, मैंने कहा। फिर तुम्हें कैसे यकीन था कि मैं तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा? मेरी दुआओं ने और मेरे आंसुओं ने खुदा को हिला कर रख दिया था, फजी ने कहा। खुदा ने मेरे कान में एक रोज ये आवाज डाली कि गुलशन आरा और सिकंदर रकास कैद खाने से फरार हो गए हैं। लोग मानते नहीं थे, कहते थे कि फरार का मतलब मौत है। दोनों मर गए हैं और मशहूर किया जा रहा है कि फरार हो गए हैं। तुम किस तरह फरार हुए थे सिकंदर? गुलशन आरा कहाँ है? ये भी बता दूंगा, मैंने कहा। पहले तुम अपनी सुनाओ। मैं हैरान हो रहा हूं कि तुम शहनाज के पास किस तरह पहुंच गई हो। सब सुनाऊंगी, उसने कहा। मुझे तो पता नहीं चल रहा कि बात कौन सी पहले सुनाऊं। एक तरफ से शुरू करूं तो बेहतर होगा। मैं फजी में जो तब्दीली देख रहा था वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। उसकी उम्र अब 21-22 साल हो गई थी। मैं उससे 1.5 साल छोटा था। फजी का कद कुछ और ऊंचा हो गया था और वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। और वो गुलशन आरा और शहनाज की तरह खास तौर पर गैर मामूली तौर पर खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके नक्शो निगार और उसका कद काठ में जो कशिश थी उसे कोई आदमी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो फजी जो मुझे तूफानी रात में मिली थी वो खौफजदा लड़की थी। उसकी हवाइयां उड़ी हुई थीं। मैंने नवाब के महल में जब भी उसे देखा, दुखी और मायूस देखा। मेरे साथ बात करती थी तो उसकी आवाज में हल्का सा लर्जा सा होता था और उसका अंदाज कुछ मांगने वालों का सा होता था। अब मैं जिस फजी को दिल्ली में देख रहा था ये ज़हनी तौर पर ना सिर्फ बालग थी बल्कि उसकी आवाज में और अंदाज में पुख्ता कार औरतों वाली खुद एतमादी थी। अब वो बात ऐसे करती थी जैसे आखिरी फैसला सुना रही हो। वो गर्दन को जिस तरह खम देती और आंखों के जो जाविये बदलती, उससे मैंने ये तासुर लिया जैसे वो मेरी उस्ताद और मैं उसका शागिर्द हूं। ये नवाबों की गुनहगार और फरेबकार दुनिया के असरात थे जो उसने अक्लमंदी से कबूल किए थे। मैं भी अब बच्चा या 16 साल का छोकरा नहीं था। जिस्मानी लिहाज से तो मैं कद आवर जवान बन गया था, लेकिन जहन और अकल के लिहाज से मैं जवानी से आगे निकल गया था और पुख्ता उम्र में दाखिल हो गया था। तुम्हें मालूम नहीं होगा, मैंने कहा, नवाब ने हमें ढूंढने की कोशिश की होगी। मैंने नजर रखी थी, फजी ने कहा। जिस रात तुम दोनों फरार हुए थे उससे अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मैंने 10-12 घोड़सवार घोड़े दौड़ाते वहां से निकलते देखे थे। जनान खाने में नवाब की बीवियां और दाश्ताएं उसके सिवा कोई और बात ही नहीं करती थी कि गुलशन आरा अपने आशना सिकंदर रकास के साथ कैद खाने से फरार हो गई है। खुशी का इजहार भी करती थीं और डरती भी थीं कि उनमें से जो भी आशनाई में पकड़ी गई उसे यही सजा मिलेगी और हर कोई उस कैद खाने से फरार नहीं हो सकता। अगर मैं अब पकड़ा जाऊं तो नवाब मुझे कैद खाने में डालने की बजाय मरवा देगा, मैंने कहा। नवाब का हुक्म रियासत के अंदर ही चलता है, फजी ने कहा। उसकी रियासत के बाहर तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। अब तो इतना अरसा गुजर गया है, नवाब को याद भी नहीं रहा होगा कि कोई सिकंदर भी था और कोई गुलशन भी थी। नवाब के सवार हमें नहीं पकड़ सकते थे, मैंने कहा।
सुबह तक हम ऐसे ठिकाने पर पहुंच गए थे जहां अंग्रेजों की पुलिस भी नहीं पहुंच सकती। सवार शाम को वापस आए थे, फजी ने कहा, और उसके बाद नहीं गए। मैंने सुना था कि तुम्हारे फरार की सजा उन पहरेदारों को मिली थी जो रात को वहां पहरा दिया करते थे। उन्हें बांध कर बैद मारे गए और फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। गुलशन आरा के बाद तुम वहां क्या करती रही हो? मुझे गुलशन आरा जैसी एक और बेगम की खादमा बना दिया गया, फजी ने कहा। वो भी वैसी ही थी जैसी गुलशन आरा थी, खरीदी हुई आई थी। 2-4 महीने नवाब ने उसे मलका बनाए रखा और फिर उसे हरम के सर्द खाने में डाल दिया। कभी कभार उसे बुला लेता था, लेकिन नवाब का दिल भर गया था। मुझे खुफिया तौर पर हुक्म दिया गया कि तुम इस बेगम की खादमा ही नहीं हो, इसकी पहरेदार और जासूस भी हो। मुझे ये भी कहा गया था कि इस बेगम ने गुलशन आरा जैसी बदमाशी की तो सजा तुम्हें मिलेगी। मैंने उस बेगम को गुलशन आरा की बातें सुना सुनाकर बहुत डराया था। मैंने उसे यह भी कहा था कि गुलशन आरा फरार नहीं हुई, वो कैद खाने में भूखी और प्यासी मरी है और वैसे ही मशहूर कर दिया गया है कि वह फरार हो गई है। इस तरह 1 साल गुजर गया। वो दुबकी रही, लेकिन वो कब तक दुबकी रह सकती थी? गुनाहों और फरेबकारियों के उस माहौल के असरात से वो बच ही नहीं सकती थी। उसने मुझे एतमाद में लेना शुरू कर दिया। कभी तो ऐसे लगता जैसे मैं उसकी नहीं बल्कि वो मेरी खादमा हो। उसके दिमाग में हवसकारी के सिवा कुछ और आ ही नहीं सकता था। उसे नवाब के हवाले जबरदस्ती नहीं किया गया था, वो पहले ही ऐसी थी और गुलशन आरा की तरह नवाब की मलका बनने आई थी। मैं क्या थी? नौकरानी ही तो थी। जिस तरह गुलशन आरा को नवाब की बादशाही का एक हाकम मिल गया था, वैसे ही उसे मिल गया। वो जानता था कि मुझे क्या हुक्म मिला है, लेकिन उसने मुझे अपना हुक्म दिया कि मैंने जुबान खोली तो मेरा अंजाम बड़ा खौफनाक होगा। तुम जानते हो सिकंदर, सच बात हाकमों की ही समझी जाती है। नौकर इसलिए झूठे समझे जाते हैं कि वो हाकमों के नौकर होते हैं। बेगम मेरी टहल सेवा करती रही और मैं उसकी राजदार बनी रही। कुछ अरसा गुजर गया तो नवाब पहाड़ पर चला गया। गर्मियों के दिन थे और हर साल शिमला या डलहौजी या मसूरी जाया करता था। अब गया तो हर साल की तरह 3 बेगमात को साथ ले गया। उनमें मेरे वाली बेगम भी थी, लेकिन उसके साथ मुझे ना ले जाया गया। मैं बेगम के कमरे के साथ ही अपने कमरे में रही। 10-12 दिन गुजरे तो बेगम का आशना हाकम आया और उसने मुझे बुलाया। कहने लगा कि बेगम का कमरा खोलो, मैं उसकी सफाई देखना चाहता हूं। मैंने कमरा खोला और उसके साथ अंदर गई तो उसने दरवाजा अंदर से बंद करके मेरा एक बाजू पकड़ लिया। वो मुझे बेगम के पलंग की तरफ ले जा रहा था। मैं रुक गई। उसका इरादा साफ नहीं था। मैंने पलंग पर जाने से इनकार कर दिया तो उसने मुझ पर अफसरी का रोब झाड़ा। मैं तो नौकरानी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं उसके हुक्म अदूली कर सकती हूँ। उसने मुझे पैसे दिखाए। मैंने से कहा कि वो रोब और धमकियों से मेरी इज्जत के साथ जबरदस्ती खेल तो जाएगा, लेकिन मैं बेगम को जरूर बताऊंगी और उन तक भी खबर पहुंचाऊंगी जिन्होंने मुझे बेगम की जासूसी का भी हुक्म दे रखा है। उसे मेरी इस ड्यूटी का इल्म था। मैं ये तो नहीं कहती कि वो मेरी धमकी से डर गया होगा। इतना जरूर हुआ कि वो टल गया और जाते जाते उसने मुझे धमकी दी कि मैंने फिर कभी उसका हुक्म ना माना तो वो मुझे किसी न किसी जुर्म में सजा दिलाएगा। हम अभी चलते ही जा रहे थे कि लोग हमारे करीब से गुजरते और हमें देखते जा रहे थे। फजी घर से 2 घंटे गैर हाजिर रह सकती थी। मैंने एक तांगा रोका और फजी को उस होटल में ले गया जिसमें मैं ठहरा हुआ था। फजी उस जगह अपनी असमत को पाक रखने की कोशिश कर रही थी जो गुनाहों का दरिया था। वहां तो असमतें लुटती थी, पेश की जाती थी, खरीदी और बेची जाती थी। फजी वहां पाक रह ही नहीं सकती थी। फिर सिकंदर यूं हुआ, फजी मुझे सुना रही थी। मैंने खतरा भांप लिया और मैं ख्वाजा साहब के पास चली गई। कभी कभार उनसे मुलाकात हो जाती थी, तुम्हारा जिक्र आता था, लेकिन कोई ज्यादा बात नहीं होती थी। मुझे अपनी बेटी समझते थे। मैंने उन्हें यह वाकया सुनाया और मैं रो भी पड़ी। मैंने उन्हें कहा कि वो मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो करें। असमत ही मेरी दौलत थी, ये भी ना रही तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। ख्वाजा साहब ने मेरी बात बड़ी तवज्जो और हमदर्दी से सुनी। कहने लगे कि वो हाकम फिर आए तो उसे टालने की कोशिश करो और ऐसा तासर दो कि अगली बार तुम उसे नहीं टालोगी, फिर मुझे बताना।
अगली बार जल्द ही आ गई और मैं उस वक्त तक वो सीधी सादी और भोली भाली लड़की नहीं रही थी जिसे तुमने देखा था। मैंने बड़ा अच्छा बहाना करके उसे इस तरह टाल दिया कि वो नाराज ना हुआ, बल्कि जाते जाते 10 रुपये मुझे दे गया, जो मैंने ले लिए। 3 ही दिन गुजरे थे कि नवाब अपनी बेगमात के साथ वापस आ गया। मुझे बेगम के आने की बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने अपनी असमत बचा ली थी और खतरा टल गया था। 2-3 दिनों बाद यह हाकिम मुझे रास्ते में मिल गया और मुझे रोककर कहने लगा कि तुमने बेगम के साथ इस मामले पर बात भी की तो अपाहज बनाकर बाहर फेंक दूंगा। कुछ दिन गुजरे तो ख्वाजा साहब का खुफिया पैगाम मिला कि थोड़ी सी देर के लिए आओ। मैं मौका महल देख कर गई तो उन्होंने बताया कि वो मुझे यहाँ से निकलवा रहे हैं और दिल्ली में किसी के घर में नौकरी दिला देंगे। फिर उन्होंने मुझे वहां से निकाल भी दिया। तुमने देखा था कि वहां ख्वाजा साहब का कितना असर शौक था। उन्होंने मुझे अपने कमरे में मर्दाना कपड़े पहनाए। उन्होंने यहां तक इंतजाम कर दिया कि एक औरत मेरे कमरे में जाकर मेरे कपड़े वगैरह एक गठरी में बांध कर ले आई। ख्वाजा साहब के पास एक आदमी आया हुआ था और उन्होंने मुझे उसके साथ कर दिया। वो मेरे लिए अजनबी था, लेकिन वो चूंकि ख्वाजा साहब का आदमी था, इसलिए मैंने कोई खतरा महसूस ना किया। हम रेलगाड़ी में बैठे और वो मुझे दिल्ली ले आया। वो ख्वाजा साहब का कोई मुरीद मालूम होता था। आज तक मुझे उसका नाम मालूम नहीं, ना उसने मेरा नाम पूछा था, बल्कि उसने मेरे साथ कोई फालतू बात की ही नहीं। यहाँ स्टेशन पर उतरे तो वह मुझे सेठ इब्राहिम के पास ले गया। उस सेठ की यहाँ अपनी बहुत सी दुकानें हैं और मालूम नहीं कितनी ही दुकानें उसने किराए पर चढ़ा रखी हैं। ये सेठ नवाब तो नहीं, लेकिन नवाबों से कम भी नहीं। सेठ ने मुझे देखा और अपने घर के लिए मुलाजिम रख लिया। ख्वाजा साहब इंसान नहीं, मैंने फजी से कहा, ये तो कोई फरिश्ता है जो मालूम नहीं क्यों इंसानों के रूप में जमीन पर उतर आया है। मैं सोते जागते उन्हें दुआएं देती हूँ, फजी ने कहा। मैं सेठ के घर आई तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसी नवाब के महल में वापस चली गई हूँ, लेकिन माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ पाया। सेठ इब्राहिम की 2 बीवियां थी, एक तो पुरानी और दूसरी कोई 30 साल की। दोनों अच्छी औरतें हैं। घर में एक पुरानी नौकरानी भी है। उन दोनों बेगमात ने मुझे बताया कि मेरे लिए एक और बेगम आ रही है। मैंने उनसे पूछा कि ये तीसरी बेगम कहाँ से आ रही हैं, मुझे तो नौकरी करनी थी। फजी को जिस तीसरी बेगम के मुतल्लक बताया गया था वो शहनाज थी, जो 2 ही रोज के बाद आ गई। फजी उसके हवाले कर दिया गया और यहाँ से फजी की जिंदगी एक बार फिर उसी डगर पर चल पड़ी जो डगर वो नवाब के महल में छोड़ आई थी। फजी ने मुझे बताया कि शहनाज गुलशन आरा और नवाब की दूसरी बेगम, जिसकी वो खादमा रह आई थी, की तरह बल्कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत निकली। पहल तो शहनाज ने फजी के साथ और सारे घर में रवैया ऐसा रखा जैसे वो आसमान से उतरी हो और महल की मालिक वही हो। फजी के साथ वो हुक्म के लहजे में बात करती, लेकिन 1.5 महीना ही गुजरा था कि वो ठिकाने आने लगी। सेठ इब्राहिम ने अपनी जो तवज्जो उस पर मरकूज कर दी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। फिर ऐसी कम हुई कि 3-3, 4-4 रातें सेठ शहनाज को अपनी सूरत भी नहीं दिखाता था। यही शहनाज है ना जो तुम्हारी सौतेली माँ बनी थी, फजी ने मुझसे पूछा, और उसी ने तुम्हें अगवा कराया था ना? यही है, मैंने कहा। अब मैं इसे अगवा करूंगा, तुम पहले मुझे पूरी बात सुना लो। बातें तो बड़ी लंबी है सिकंदर, फजी ने कहा। मुख्तसर ये कि शहनाज को जब सेठ इब्राहिम ठिकाने पर ले आया तो वो उकताहट और तन्हाई महसूस करने लगी। पहली बेगमात का उसके साथ रवैया कैसा है? वो तो उसे मुंह भी नहीं लगाती, फजी ने जवाब दिया। उसने पहली बेगमात के साथ दोस्ती लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ ये कि शहनाज की दोस्ती कबूल ना की, बल्कि उसे धुतकार दिया। परसों तरसों का वाकया है। शहनाज ने ना जाने क्या कह दिया कि बड़ी बेगम ने उसे कहा, तू हमसे क्या बात करेगी, तू तो दाश्ता है, हम मनकूहा तो हैं। शहनाज की जुबान बंद हो गई और वो अपने कमरे में चली गई। क्या शहनाज वाकई दाश्ता है? मैंने पूछा। हाँ, फजी ने जवाब दिया। मुझे ये बात शहनाज ने यहाँ आने के 3 माह बाद बताई थी कि सेठ ने अभी तक उसके साथ निकाह नहीं किया। मैंने पहले ही देख लिया था कि शहनाज किसी अच्छे खानदान की लड़की मालूम नहीं होती। उसकी आदतों में छछूरापन था और उसने मेरे साथ बेतकल्फी पैदा कर ली। फिर उसने मुझे अपना हमराज बना लिया, बल्कि ये मेरी चालाकी समझ लो
कि मैं उसे मालकन से सहेली की सीता पर ले आई। उसकी कमजोरी ये थी कि घर में उसके साथ बात करने वाला भी कोई नहीं था और सेठ ने भी उसे पहले वाली अहमियत और तवज्जो देनी छोड़ दी थी। एक मैं ही थी जिसके साथ वो बातचीत कर सकती थी। मेरे मुतल्लक वो समझ गई कि मैं आम सी किस्म की नौकरानी नहीं हूँ। एक रोज उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मैं नौकरानी किस तरह बन गई। मैंने वो सब सुना दी जो मुझ पर बीती थी, घर से निकलने से लेकर नवाब के निकलने तक की पूरी दास्तान सुनाई। तुमने ये भी सुनाया था कि नवाब के महल तक तुम किस तरह और किसके साथ पहुंची थी। हाँ सिकंदर, फजी ने बताया। मैंने तुम्हारा नाम लिया था। मैंने तुम्हारा इतना जिक्र किया था जितना अपना भी नहीं किया। अब तो पता चल गया है कि यही वो सौतेली माँ थी जिसने तुम्हें तबाही के रास्ते पर डाला था। लेकिन मुझे याद आता है कि जब मैंने तुम्हारे और तुम्हारे शहर का नाम लिया था तो शहनाज ने चौंक कर बल्कि बदक कर मुझे देखा और मुझसे पूछा था कि मैं उसे इस सिकंदर के मुतल्लक सब कुछ बताऊं। मैंने उसे तुम्हारे मुतल्लक सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया था कि इशू ने मुझे वहां से फरार कराया था। हाँ सिकंदर, फजी ने जवाब दिया। मैंने ये भी बता दिया था। इशू का नाम सुनकर वो घबरा सी गई थी। मैंने महसूस नहीं किया था कि तुम्हारे साथ या इशू के साथ उसका कोई ताल्लुक हो सकता है। मैंने तो तुम्हारे मुतल्लक उसे यह भी बता दिया था कि तुम्हें नवाब ने कैद खाने में डाल दिया था जहां से तुम फरार हो गए थे। उसके बाद से मेरे साथ शहनाज का प्यार कुछ और बढ़ गया। बाकी बातें बाद में सुनूंगा। मैंने कहा, मुझे ये बताओ कि यहाँ ये इतला किस तरह पहुंची है कि मैं आ रहा हूं। ये कल दोपहर की बात है, फजी ने जवाब दिया। सेठ दोपहर के खाने के लिए आया। खाने पर सेठ के साथ शहनाज थी। क्या दूसरी बेगमात उनके साथ खाना नहीं खाती? नहीं, फजी ने जवाब दिया। उन्होंने तो 1.5-2 महीनों से शहनाज के पास बैठना भी तर्क कर रखा है और उन्होंने मेरी मौजूदगी में सेठ से कहा था कि वह शहनाज के साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाएंगी। कल दोपहर के खाने पर मैं हस्बे मामूल खाने के कमरे में हाजिर थी। सेठ ने शहनाज से पूछा कि सिकंदर कौन है। मैंने देखा कि शहनाज का रंग फीका पड़ गया और उसने सेठ से पूछा कि वो क्यों पूछ रहा है। सेठ ने उसे बताया कि उसकी मां का खत आया है कि सिकंदर नाम का एक जवान आदमी शायद तुम्हारे घर आए और तुम्हें या शहनाज को परेशान करे। सेठ ने यह भी बताया कि शहनाज की मां ने लिखा है कि सिकंदर उनके घर एक रात 2 डाकुओं के साथ लेकर आ चुका है और उसके बाद अकेला आया था। वो खंजर दिखाकर घर से जेवरात और कुछ रकम ले गया है। शहनाज ने कुछ बताया था। उसने सेठ को बताया कि सिकंदर उसके खामंद का बेटा है। फजी ने जवाब दिया। शहनाज ने यह भी बताया कि सिकंदर ने उसकी इज्जत पर हमला किया था जिससे वो बड़ी मुश्किल से बची थी और उसके बाप को बताया था। बाप ने सिकंदर को घर से निकाल दिया और उसके बाद उसका कुछ पता ना चला कि वो कहाँ चला गया है। शहनाज ने कहा कि वो डाकुओं से जा मिला होगा। वो था ही ऐसा। सेठ ने कहा कि यहां आकर वो मार खाएगा और उसके बाद गिरफ्तार होगा। ऐसे डाकू मैंने बहुत देखे हैं। आने दो उसे। इसका मतलब यह हुआ कि सेठ ने कोई परवाह ही नहीं की। मैंने कहा, जाहिरी तौर पर तो उसने परवाह नहीं की, फजी ने कहा, लेकिन उसी रात उसने सारी रात जागने के लिए एक और चौकीदार रख लिया था। यह गुज़श्ता रात की बात है। एक चौकीदार तो रस्मी तौर पर मौजूद रहता ही है। इत्तफाक की बात है कि वो आज नहीं था, इसलिए दरवाजा मैंने खोला। उसमें तो तुम्हारी खुशकिस्मती समझती हूँ। सेठ दोपहर के खाने के बाद चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। रात को भी घर से गायब रहा। मुझे मालूम है वो नवाबों की तरह अय्याश आदमी है। रुपया पैसा तो वहां बरसता है, शराब पीता है और दिल्ली की आला दर्जे की नाचने गाने वालियों के यहाँ जाता है। 15-20 रोज पहले का वाकया है। खाने पर ही शहनाज ने सेठ से शिकायत की थी कि उसके दिल में पहली सी मोहब्बत नहीं रही। सेठ ने उसे मोहब्बत का यकीन दिलाया। मैं देख रही थी कि वो शहनाज को टाल रहा था। शहनाज ने उसे कहा कि अभी तक उसने उसके साथ बाकायदा निकाह भी नहीं किया। बगैर निकाह के शहनाज अपना हक भी नहीं जिता सकती। हक के लफ्ज पर सेठ बिगड़ गया। शहनाज भी भरी बैठी थी। वो सेठ पर बिगड़ी तो सेठ ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें खरीदा है। अपनी मां से कहो कि मेरी रकम वापस कर दे, फिर तुम अपनी मां के पास चली जाना। अगर ज्यादा रोब दिखाती हो तो जाओ, अदालत में चली जाओ। शहनाज के पास सवाए रोने के और जवाब ही क्या हो सकता था।
गुज़श्ता रात सेठ घर से गायब था, फजी ने मुझे सुनाया। मैंने शहनाज से पूछा कि यह वही सिकंदर है जिसने मुझे उस रात के तूफान से निकाला और अपनी पनाह में लेकर जहां खुद गया वहां साथ ले गया था। शहनाज ने कहा, हाँ, ये वही सिकंदर है, और ये इशू जिसने सिकंदर को वहां से फरार कराया था मेरी नौकरानी रह चुकी थी। बहुत होशियार औरत है। मैंने शहनाज से कहा कि फिर यह भी सच है कि सिकंदर को आपने ही अगवा कराया था। शहनाज ने आह लेकर कहा, हाँ फजी, मैंने ये गुनाह किया था और शायद इसी की सजा भुगत रही हूँ। अब सिकंदर आ रहा है, उसने मुझसे क्या लेना है? मैं जानती हूँ वो मेरी जान लेगा। मैं अब उसके हाथों कत्ल होना है। मैंने उसे झूठी तसल्ली दी कि इतने बड़े घर में चौकीदारों की मौजूदगी में किसी को कत्ल कर जाना आसान नहीं। लेकिन सिकंदर, शहनाज बहुत परेशान है। अगर मैं जरा सी भी शर्म और हया होती तो वो खुदकुशी कर लेगी। सेठ ने उसे कैदी बनाकर रखा हुआ है। सैर सपाटे के लिए निकलती है लेकिन अकेली नहीं जा सकती। मैं साथ जाती हूँ। मेरे साथ सेठ का सलूक बहुत अच्छा है। मुझे तनख्वाह के अलावा भी पैसे देता है। उसे ऐसे अयाश आदमी से फालतू पैसे लेना अच्छा तो नहीं फजी। उसमें खराबी वाली कोई बात नहीं, फजी ने कहा। वो मुझे फालतू पैसे एक और काम के देता है। उसने ये ड्यूटी भी मुझे दे रखी है कि मैं शहनाज पर नजर रखूं और जब भी वो बाहर निकले मैं उसके साथ रहूं और वो किसी और आदमी के साथ बात तक ना करने पाए। मैं उस सेठ की नजर में कुछ भी नहीं। उसके पास दौलत है, एक से एक हसीन औरत उसके कदमों में आ गिरती है। अब बताओ सिकंदर, क्या करोगे? फजी, मैंने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि मैं तुम पर कितना भरोसा कर सकता हूं। मुझ पर तुम पूरा पूरा भरोसा कर सकते हो, फजी ने कहा। ये पूछकर तुमने मेरा दिल दुखाया है। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? तुमने मेरी इज्जत और असमत की हिफाजत की थी। तुम ना होते तो शायद आज दिल्ली के किसी बाजार में किसी कोठे पर बैठी हुई होती। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये मेरी दुआओं और मेरी आहों का असर है कि तुम जिंदा हो और जिंदा मेरे पास आ गए हो। कहो क्या करना चाहते हो? मुझे जिस इम्तिहान में भी डालोगे उसमें पूरी उतरूंगी, लेकिन मैं तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं पढ़ने दूंगी। मेरी मानो सिकंदर, वापस चले जाओ, पकड़े जाओगे। तुम शहनाज से इंतकाम लेने आए हो ना, नहीं ले सकोगे। अब मेरी बात गौर से सुनो फजी, मैंने कहा। मैं आज शहनाज का घर सिर्फ देखने आया हूँ। फिर जब आऊँगा तो मैं अकेला नहीं आऊँगा, उसे अगवा करूँगा और मैं डाकुओं के जिस गिरोह के साथ हूँ शहनाज को उनके हवाले कर दूंगा। कुछ महीने वो इसे अपने पास रखेंगे। जब ये हड्डियों का ढांचा रह जाएगी तो वो इसे बर्दाफोशों के हाथों बेच डालेंगे। तुम्हें क्या मिल जाएगा सिकंदर? फजी ने कहा। उसे पहले ही बहुत सजा मिल रही है। फायदे में उसकी मां रही है जिसने उसकी कीमत वसूल कर ली। मेरी दिलचस्पी और हमदर्दी तुम्हारे साथ है। तुम पकड़े गए तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। और सिकंदर, क्या तुम वाकई डाकुओं के पास चले गए हो और डाकू बन गए हो? जानती हो वो डाकू कौन है जिसके पास मैं चला गया हूं? मैंने कहा। वो ताजा डाकू है, वही ताजा जो उस रात हमें किले के खंडरों में मिला था। और मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा, ताजा ख्वाजा साहब का बेटा है। फजी इस कदर हैरान हुई जैसे उसे सख्ता हो गया हो। मैंने उसे बताया कि ताजा को मैं अपना बाप समझता हूँ और अल्लाह के बाद उसी को अपना सहारा समझता हूँ। फजी मुझे शहनाज की अगवा से रोकती थी और मैं उसे कह रहा था कि वो मेरी इस इंतकामी कार्रवाई पर मेरी मदद करे। फजी इतनी चालाक और होशियार हो गई थी कि मुझ पर वो छा गई। मालूम नहीं उसे क्या सूझी कि मुझे कहने लगी कि शहनाज के साथ मेरी मुलाकात करा सकती है, फिर तुम उसे अगवा भी करा सकती हो। मैंने कहा। ये बात की बात है, उसने कहा। मैंने जो सोचा है मुझे वो कर लेने दो। मैं उसके साथ तुम्हारा नाम लूंगी, फिर उसे बताऊंगी कि तुम दिल्ली में हो और तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात इत्तफाकिया हो गई थी। फिर मैं देखूंगी कि वो क्या कहती है और करती क्या है। अगर तुम उसके साथ मेरी मुलाकात कराओगी तो इसमें एक खतरा है। मैंने कहा। वो मुझे गिरफ्तार करा सकती है। मेरे बगैर तो बाहर नहीं निकलेगी, फजी ने कहा। मैं ज्यादा नहीं रुक सकती, मेरे साथ चलो। तांगा पकड़ो, मैं उसे रास्ते में उतर जाऊंगी। कल उसी वक्त तो मुझे वहीं मिलना।
शायद मैं तुम्हें काम की कोई बात बता सकूं। हम बाहर जाकर तांगे में बैठे। फजी ने तांगे वाले को बताया कि कहाँ जाना है और वो रास्ते में उतरी। अगले रोज मैं उसे उस जगह मिलना था। दूसरे दिन मैं वहां पहुंचा। फजी जल्दी आ गई। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, उसने कहा। मेरे साथ साथ चलो, वो तुमसे मिलना चाहती है। आज शाम हमायूं के मकबरे से तुम वाकिफ नहीं होगे, मैं तुम्हें बता दूंगी वहां तक किस तरह पहुंचना है। मुझे पकड़ने के लिए पुलिस कहाँ मौजूद होगी? मैंने पूछा। हमायूं के मकबरे में। कहीं भी नहीं, उसने कहा। पुलिस का इंतजाम करने वाला सेठ है, वो रात को भी नहीं आया। शहनाज खुद तो पुलिस का इंतजाम नहीं कर सकती,